वैश्विक स्तर पर प्रवासन विरोधी आंदोलन का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह अब भी एक नए आयाम में बदलता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के बाद अब यूरोप के सबसे बड़े राष्ट्र ब्रिटेन में भी स्थिति बेहद ज्यादा तनावपूर्ण लगातार बनी है। बीते 13 सितंबर को लंदन की सड़कों पर लगभग 1 लाख लोगों ने एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन किया है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य था अवैध प्रवासियों की देश से बाहर करने की सख्त मांग। यह प्रदर्शन यूनाइटेड द किंगडम बैनर के तहत आयोजित किया जा रहा था। रैली की शुरुआत व्हाइट हॉल क्षेत्र से हुई थी और बता रहे हैं कि मार्च संसद भवन के पास समाप्त हुआ। इस आयोजन के मुख्य आयोजक दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी नेता टॉमी बने थे। आपको बता दें कि टॉम को इस साल की शुरुआत में जेल से रिहा किया गया था। उनकी रिहाई के बाद यह पहला बड़ा आयोजन था जो ब्रिटिश राजनीतिक परिदृश्य से भूचाल ला गया। प्रदर्शनकारियों ने यूरोप और ब्रिटिश झंडे के साथ सेंट जॉर्ज क्रॉस झंडा भी लहरा दिया। भीड़ ने हम अपना देश वापस चाहते हैं और हमारी फ्री स्पीच वापस चाहिए जैसे नारे बुलंद किए। दरअसल आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों की यह मांग थी कि ब्रिटिश सरकार अवैध प्रवासन को पूरी तरीके से रोके, साथ ही देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बार फिर से बहाल की जाए और ब्रिटिश संस्कृति और साथ ही साथ पहचान की सुरक्षा की जाए। आपको बता दें कि टॉमी ने मन से यह कहा कि आज ब्रिटेन में सांस्कृतिक क्रांति की चिंगारी लगातार जल रही है और यह आंदोलन ब्रिटिश विरासत के संरक्षण की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान कानून और न्याय प्रणाली गैर कानूनी प्रवासियों को स्थानीय समुदाय की अपेक्षा अधिक अधिकार प्रदान करती है, जो ब्रिटिश जनता के लिए न्यायपूर्ण नहीं है। वास्तव में आपको बता दें कि टॉमी ने मन से ये कहा कि देश में बढ़ती घुसपैठ ब्रिटिश पहचान को खतरे में डाल रही है। रैली के दौरान उनकी लिखित पुस्तकें बेची गई थी, जिनमें मुख्य रूप से मैनिफेस्टो, फ्री स्पीच, रियल डेमोक्रेसी, पीसफुल डिसओबीडियंस शामिल थी। दिलचस्प बात तो यह है कि अमेरिकी टेक अरबपति एलन मस्क ने भी वीडियो लिंक के माध्यम से इस रैली में हिस्सा लिया। मस्क ने ब्रिटिश संसद को भंग करने और सरकार बदलने की खुली अपील तक कर दी। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन की खूबसूरती के बावजूद देश प्रवासन की भीषण लहर से धीरे धीरे तबाह हो रहा है और यदि यह प्रवासन जारी रहा तो ब्रिटिश जनता को या तो लड़ना होगा या फिर मरना होगा। उन्होंने चार्ली कर्क की हत्या का हवाला देते हुए लेफ्ट पार्टियों को हत्या के उत्सव मनाने वाली पार्टी बता दिया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर में कई प्रदर्शनकारी MAGA हैट पहने नजर आए थे, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि ब्रिटिश दक्षिणपंथी आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ बन रहा है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये रैली अमेरिका के MAGA विचारधारा समर्थक समूह के ब्रिटेन के दक्षिणपंथी आंदोलन में शामिल होने का एक साफ तौर पर संकेत है। वहीं इस रैली के विरोध में स्टैंड अप तो रेकिज्म समूह ने करीब 5000 लोगों को काउंटर रैली भी उनकी आयोजित करवाई। इस आपको बता रहे कि माध्यम से शरणार्थियों के समर्थन में शरणार्थियों का स्वागत है। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि सुदूर दक्षिण पंथ को ध्वस्त करो और स्टैंड अप फाइट बैक जैसे नारों के साथ इसका विरोध तक कर दिया गया। पहली श्वेत महिला सांसद डायने एबॉट ने भी मन से ये कहा कि नस्लवाद नई बात ये नहीं है, इसे हमेशा ही हराया गया है और अब एक बार फिर से इसको हराना ही होगा। उन्होंने टॉमी और सहयोगियों पर झूठी अफवाह फैलाने का आरोप तक लगा दिया। सुरक्षा के मद्देनजर लंदन पुलिस ने करीब 1600 अधिकारियों को तैनात कर दिया है। रैली शुरू में शांतिपूर्ण रही, लेकिन दोपहर के बाद हिंसक झड़पें होने लगी। पुलिस ने बताया कि 26 अधिकारी घायल हुए, जिनमें 4 की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। 25 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि उपद्रवी समूह ने जानबूझकर हिंसा भड़काई थी। वास्तव में ये रैली एक बड़ी दक्षिणपंथी लहर का हिस्सा है जो यूरोप और अमेरिका में प्रवासी विरोधी भावना के बढ़ते असर को दर्शाती भी है। जुलाई 2025 में पोलैंड की पार्टी ने भी देश भर में विरोध मार्च आयोजित किया था। नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड में भी ऐसे विरोध देखने को मिले। ब्रिटेन में हालिया सर्वेक्षण ये बताता है कि रिफॉर्म UK जैसे दल जनसमर्थन बढ़ा रहे हैं और अगर अभी चुनाव होते हैं तो वह सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं। खैर, शाम ढलते ढलते लंदन की सड़कों पर रैलियां समाप्त होने लगी, लेकिन दक्षिणपंथी टॉमी ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि इस तरीके की रैलियां भविष्य में भी आयोजित होंगी। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि आने वाले दिनों में प्रवासन विरोधी और दक्षिणपंथी राजनीति का प्रभाव और बढ़ेगा। क्या ब्रिटिश संसद तक आंदोलन पहुंचेगा, ये तो फिलहाल समय ही बताएगा। अब जैसे हमने आपको बताया कि कैसे विश्व भर में राष्ट्रवादी शक्तियां एकजुट हो रही हैं और कैसे अवैध प्रवासन के खिलाफ राष्ट्रवादी आवाजें लगातार बुलंद हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवाद के दुश्मन लगातार राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं
जॉर्ज सोरोस की। आपको ये भी बता दें कि जो वैसे तो अपने आप को कारोबारी बताता है, लेकिन वास्तव में वह उसका डीप स्टेट विश्व भर में राष्ट्रवादी सरकारों को गिराने के लिए बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। दरअसल भारत में भी सोरोस और उससे जुड़ी संस्थाओं ने मौजूदा राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन वो विफल रहा। वहीं अब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार ने सोरोस की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जॉर्ज सोरोस पर अपनी सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। ट्रंप के अनुसार सोरोस भारत विरोधी होने के साथ साथ अमेरिका में भी विरोध और अस्थिरता फैलाने का काम करता है। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और उसकी संस्था जैसे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन कई बार भारत में कश्मीर और हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में साफ तौर पर घिरी देखने को मिली है। वास्तव में ट्रंप ने सोरोस पर आरोप लगाया है कि उसने अमेरिका में भी हिंसक प्रदर्शन और दंगों को भड़काने के लिए पैसा लगाया। ट्रंप के मुताबिक सोरोस और उसके नेटवर्क ने बगावत और सरकार विरोधी असंतोष फैलाया। विशेष रूप से कैलिफोर्निया में हाल ही में आगजनी और उपद्रव के कारण अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, जिस पर ट्रंप ने सोरोस का हाथ बताया था। ट्रंप ने कहा था कि सोरोस और उसके बेटे अलेक्जेंडर सोरोस को RICO कानून के तहत अपराधी घोषित किया जाता है। RICO यानी रैकेट इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट अमेरिका में 1970 में पारित हुआ था। इसके तहत उन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है जो संगठित अपराध जैसे माफिया गैंग्स, मानव तस्करी, ड्रग, हत्या और रंगदारी जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं। आपको बता रहे हैं कि RICO जांच के तहत सोरोस की संपत्ति जब्त की जा सकती है और उन पर आपराधिक मुकदमे चलाए जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए मजबूत सबूत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, जो अब तक ट्रंप ने पेश नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने इस आत्मविश्वास के साथ इसको घोषित किया है। इसके अलावा ट्रंप का गुस्सा सिर्फ इस बात से नहीं है कि सोरोस ने अमेरिका में दंगे भड़काए, बल्कि ये राजनीतिक विरोध भी है। सोरोस ने 2016, 2020 और 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार को लगभग 1230 करोड़ रुपए की मदद दी थी। इसके अलावा सोरोस के संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने नागरिक स्वतंत्रता, समानता और प्रवासी अधिकारों के समर्थन में अभियान भी चलाए थे। उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का भी समर्थन कर दिया था, जिसे ट्रंप ने अराजकता और देशद्रोह बताया। भारत के संदर्भ में भी सोरोस और उसकी संस्था ने कई NGO का वित्तीय सहायता उसको दी, जो मानवाधिकार, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर काम करने का दावा करती है। लेकिन इन संस्थाओं पर भारत में अस्थिरता फैलाने के आरोप भी लगते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि एमिनिस्ट इंडिया को $10 मिलियन दिए गए, जिसके बाद कश्मीर में मानवाधिकार रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा माना गया। सोरोस ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर भारत सरकार के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाया। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शलजीम इमाम की रिहाई को लेकर कई मानवाधिकार संगठनों ने प्रदर्शन तक कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी। यानी फिलहाल उसके प्रयास असफल हुए। वास्तव में सोरोस का बयान सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका और विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी राष्ट्रवादी सरकारों के खिलाफ सक्रिय रहा है। और अब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने उसके खिलाफ कानून और जांच का रास्ता खोल दिया है। इस कदम का असर न केवल अमेरिका बल्कि भारत समेत विश्व की राजनीति और सामाजिक स्थिरता पर भी साफ तौर पर पड़ रहा है। खबरों में अब आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता रहे हैं कि खबर एक बार फिर से अमेरिका से सामने आ रही है, जहां से वैश्विक तनाव को बढ़ाती हुई एक बेहद बड़ी जानकारी सामने आई, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई हैं। वेनेजुएला के साथ लगातार बढ़ती अमेरिका की सैन्य टेंशन विश्व को किसी बड़े संघर्ष की ओर लगातार लेकर जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि वेनेजुएला की कुछ ही दूरी पर अमेरिका की सेना ने हाल ही में 5 F-35 जेट तैनात कर दिए हैं। प्लूटो रिको में अमेरिकी F-35 विमान की तैनाती के बाद वेनेजुएला के साथ तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ट्रंप प्रशासन ने 10 स्टील्थ फाइटर जेट भेजने का आदेश जारी कर दिया, जिसे ड्रग कंट्रोलर पर कार्रवाई का हिस्सा ही बताया जा रहा है। वैसे वेनेजुएला ने यह आरोप लगाया है कि अमेरिका ने उसकी मछली पकड़ने वाले जहाज को अवैध तरीके से रोक दिया था। वेनेजुएला के पास कैरिबियाई क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य गतिविधियां तेज हो चुकी है। शनिवार आपको बता दें कि वहां पर 5 लड़ाकू F-35 फाइटर विमानों की प्लूटो रिको में उतरते हुए उनको देखा गया। यह घटनाक्रम उस समय हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत 10 स्टील्थ फाइटर जेट को क्षेत्र में तैनात करने की योजना बनाई गई थी। रिवार्ड्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक F-35 फाइटर जेट्स सीबा में पूर्व रिजवेल्ट रोड सैन्य अड्डे पर उतरे हैं। हाल के दिनों में इस ठिकाने पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर और साथ ही साथ कई विमान, ट्रांसपोर्ट विमान, सैनिकों की मौजूदगी भी यहां पर दर्ज हुई है।
प्लूटो रिको अमेरिकी अज़बंद क्षेत्र में से एक माना जाता है। ये कैरिबियाई द्वीप वेनेजुएला से 937 किलोमीटर दूर स्थित है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट और अमेरिका के शीर्ष जनरल ने हाल ही में अचानक प्लूटो रिको का दौरा किया था। यह यात्रा वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच हुई और इसे अमेरिका की कड़ी सैन्य रणनीति का ही हिस्सा माना गया। पेंटागन के ड्यूटी प्रेस अधिकारी का यह कहना है कि इस समय किसी की नई तैनाती को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की जा रही है। फिर भी सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि ट्रंप प्रशासन ने 10 F-35 जेट्स को प्लूटो रिको भेजने का आदेश तक यहां पर जारी कर दिया ताकि ड्रग कार्टेल्स पर कार्रवाई की जा सके। ट्रंप ने हाल ही में स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका का मकसद वेनेजुएला में शासन परिवर्तन करना नहीं, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला से आ रही एक नौका पर अटैक कर दिया था, जिसमें 11 लोगों की जानें चली गई थी। अमेरिका ने इस नौका को अवैध नशीले पदार्थ लेकर जाने वाला बताया था। वहीं वेनेजुएला का कहना है कि मारे गए लोग ड्रग तस्कर नहीं थे। शनिवार को वेनेजुएला सरकार ने यह दावा किया कि एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने उससे ट्यूना मछली पकड़ने वाले जहाज को 8 घंटे तक रोक के रखा। जहाज पर सिर्फ कुछ असाधारण मछुआरे सवार थे। दरअसल इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका की सैन्य उपस्थिति और कदम वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव को रोकने की बजाय और घिरा रहे हैं। F-35 जेट्स की तैनाती, पेंटागन अधिकारियों की यात्रा और हालिया नौका विवाद विश्व समुदाय के लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय बन गई है। ये स्थिति अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संभावित संघर्ष को दर्शाती है और ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस क्षेत्र की घटनाओं पर कड़ी नजर बनाए रखने की आवश्यकता भी हो जाती है। अमेरिकी कदम केवल ड्रग कार्टेल्स पर कार्रवाई के लिए है या इससे कई अधिक रणनीतिक उद्देश्य जुड़े हैं, ये आने वाले दिनों में फिलहाल साफ हो जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि ट्रंप प्रशासन की ये सैन्य गतिविधि और वेनेजुएला के आरोप आगे किस दिशा में जाते हैं। क्या ये तनाव सीमित रहेगा या किसी बड़े संघर्ष की ओर ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। विश्व में मंडराते युद्ध के बादलों के बीच अब बात करते हैं वास्तव में जारी युद्ध की। जी हां, हम बात कर रहे हैं इजराइल की, जिसने गाजा सिटी में आतंकवाद के खिलाफ अपना अभियान और ज्यादा तेज कर दिया है। हालिया हमले में इजराइल की एयर स्ट्राइक ने गाजा सिटी के कई हिस्सों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ऊंची इमारतें गिरती रही, धुआं और मलबा हर जगह फैलता रहा और हर तरफ हाहाकार मचता रहा। इजराइल सेना का रौद्र तांडव यहां की गलियों और चौक चौराहों से साफ तौर पर देखने को मिला है। हम आपको बता रहे हैं कि इस हमले में इजराइल ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंक के खिलाफ उसका अभियान अब रुकने वाला नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से गाजा सिटी के ऊपरी हमले लगातार हो रहे हैं। इस दौरान कई ऊंची इमारतों को निशाना बनाया गया है जो हमास द्वारा निगरानी और सैन्य उपकरण लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। शनिवार को इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने गाजा सिटी के एक उच्च भवन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, जो पूरी तरीके से हमास के नियंत्रण में था। गाजा सिटी में रहने वाले नागरिकों के लिए ये मंजर भयावह बना हुआ है। हर उड़ती हुई बिल्डिंग, हर विस्फोट की गूंज और बल्बे के नीचे दबते लोगों की चीखें इस युद्ध की भयावहता को साफ तौर पर बयां करती हैं। इजरायली सेना ने नागरिकों को क्षेत्र खाली करने का आदेश तक दे दिया है ताकि वे सुरक्षित रहें और हमास के आतंकवादी नियंत्रण वाले इलाकों से दूरी बनाकर रखें। इजरायल का यह कदम पूरी तरीके से आतंक के खिलाफ युद्ध का हिस्सा होगा। गाजा सिटी हमास का आखिरी गढ़ है और यहां से आतंकवादी अपनी योजनाओं और हमलों को अंजाम देते हैं। इजरायल का उद्देश्य स्पष्ट है, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये कार्रवाई सिर्फ हमला नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ निर्णायक मुहिम है। इस हमले के दौरान उच्च इमारतों को निशाना बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमास ने उन्हें अपनी सैन्य और निगरानी केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया था। कई इमारतों में रॉकेट लॉन्चर और हवाई निगरानी उपकरण छिपाए गए थे, जिससे नागरिकों और इजरायली इलाके दोनों के लिए खतरा बढ़ गया था। इस पर इजरायल ने सटीक निशानेबाजी की और हमास की सैन्य क्षमताओं को प्रभावित तक किया। दरअसल इजरायल की कार्रवाई से गाजा सिटी में आतंकवाद नेटवर्क पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। सेना के हवाई हमले और धरती पर कार्रवाई ने हमास के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया है, जिससे आतंकवादी अपने संचलन में बाधित हुए हैं। साथ ही इजरायली सेना ने लगातार नागरिकों को सुरक्षा के लिए साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि किसी भी तरीके की अनावश्यक हानि रोकी जा सके। गाजा सिटी की गलियों में लगातार आवाजें गूंज रही हैं, धमाकों की गूंज, मलबे के नीचे दबे लोगों की चीखें और हर तरफ अफरा तफरी का मंजर। लेकिन ये स्थिति साफ तौर पर दर्शाती है कि आतंकवाद का मुकाबला करना आसान नहीं है। इजरायल ने पूरी ताकत और योजना के साथ हमास के ठिकानों पर निशाना साधा है, जिससे आतंकवाद संगठन कमजोर हुए हैं और शहर में नियंत्रण स्थापित किया जा सके। आपको बता दें कि यह कार्रवाई न केवल सैन्य रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी संदेश देती है कि इजरायल आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। गाजा सिटी में आतंकवादियों के गढ़ को निशाना बनाना और उन्हें युद्ध खत्म करने के लिए अनिवार्यता बनाना ये काम चल रहा है।
इस अभियान में इजरायल ने पूरी रणनीति और सटीकता साफ तौर पर दिखाई है। हर एयर स्ट्राइक, हर योजना, हर कदम आतंकवादियों के विनाश और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही केंद्रित रहा। गाजा सिटी में इजरायल की ये मुहिम साबित करती है कि आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी है।